Hi, education. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. Today is 30th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हाग नीदरलैंड में है OPCW का हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। दमदमा लेक है हरियाणा में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। ईरान अभी हाल ही में 9th मेंबर चुना गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऑफ कनाडा नए प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए 2.1, जो कि होगा एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट वर्ड की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का। आज के सवाल है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? In which year Sati was first banned under Bengal Sati regulation? Which article of the Indian Constitution makes provision for delimitation of the electoral boundaries? Article का नाम क्या है? Who determines the condition of service of the chairman and other members of the UPSC, Union Public Service Commission? Who is authorized to remove the chairman and members of State Public Service Commission? नीति आयोग किस टाइप की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक दैट। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है आर्टिकुलेट, मतलब बहुत स्पष्ट पूर्वक बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं आइडिया या फीलिंग फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे और मैनर। ब्लस्टर मतलब होता है धमकी, टॉक इन अ लाउड अग्रेसिव और इंडिग्नेंट वे विद लिटिल इफेक्ट। एलाक्रिटी मतलब तत्परता, ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, एलाक्रिटी टूवर्ड्स स्टडीज। पार्सिमोनी मतलब वो बहुत बचत के मोड पे है, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़रूरी है। Vocabulary भी right context में use करना आना चाहिए। आज के टॉपिक्स हैं, प्रोब शोज यूज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन फ्री क्रैकर्स। तो आज हम पढ़ेंगे, एक ये नीरी के बारे में भी जानेंगे। इसने कुछ ग्रीन क्रैकर अभी हाल ही में निकाले थे, नीरी। Then this is whip of antiseptic to make way for this bibliophile book reading. Then this is about एक क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे, bibliophile and ethics. A scheme before its time, जो डिजिटल मिशन है, हेल्थ मिशन है, क्या ये टाइम से पहले की स्कीम है? स्कीम बिफोर टाइम मतलब इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए अभी बैकग्राउंड फाउंडेशन रेडी है या नहीं है? चेंज ऑफ गार्ड, प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं जापान के। अ फंड विदाउट अ केयर फॉर द RTI, ये जो लोन्स हैं, बैड लोन्स हैं, इसका आज अच्छा डेटा पॉइंट्स आया है कि लाइक इंडस्ट्री का सेक्टर कितना है, सर्विस एग्री लाइक दैट। सरफेसी, IBC, DRT, लोक अदालत। आर्मी को नए हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं। तालिबान ने रिज्यूम करने का रिक्वेस्ट किया है अफगान फ्लाइट्स। 24 लाख प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को अब मील मिलेगा, प्री प्राइमरी भी, पोषण अभियान के अंदर। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Then this is maternal child undernutrition continue to plague India. H1B visas, India Australia terms of reference नेवी के लिए, नेवी टॉक्स। Then this is about ECGC, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज। रूरल डेट ट्रैप, रिकग्निशन तालिबान गवर्नमेंट, UK आर्मी बिकॉज फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है। मैप में जैसे ये सवाल है, पश्मीना, फुलकरी, लेपचा, इससे अक्सर प्रीलिम्स में आए हैं सवाल, तो हम देखेंगे फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया। Then this is CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. First news है, probe shows use of toxic material in firecracker. तो firecracker का अभी सेल बैन हो गया है बिकॉज firecracker से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बार बार ये बोला है कि फायर क्रैकर का बैन तो हो रहा है बट हमें ऑल्टरनेटिव भी ढूंढने चाहिए, बिकॉज ये जो भी फायर क्रैकर होते हैं ना, ये लाउड होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इनसे जो एमिशन होता है उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव। पिछले 1-2 दिन से हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं,
बात ये होती है कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए और एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी कम करना है। तो वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। Every day there is a celebration, but you should also be mindful of the people living around you. People who have asthma, ऐसे जस्टिस साहब ने कहा। तो ये तो ज़रूरी भी बात है। दिस वी शुड बी हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। आप सेलिब्रेट कर रहे हो बट बाकी जो लोग हैं अगर उनको आपके सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम हो रही है तो यू नीड सम इंट्रोस्पेक्शन। देन दिस सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 5 केमिकल्स हैं, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, ये सब के सब टॉक्सिक होते हैं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बोला फायर क्रैकर का जुडिशियस यूज़ करें, गो ग्रीन होना ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड एक सॉल्यूशन भी है, जैसे जो नीरी है, नीरी CSIR का है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक ना ग्रीन क्रैकर्स लेके आया था। ग्रीन क्रैकर क्या होता है? ग्रीन क्रैकर में ये जो केमिकल्स है ना, इनका बहुत मिनिमम अमाउंट है। दे डोंट कंटेन दीज लिथियम, आर्सेनिक, बैरियम एंड लेड। इनका नाम था सेफ वाटर रिलीजर स्वास, सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर सफल। तो ये 3 क्रैकर है, नाम याद रखना है, स्वास, स्टार और सफल। तो ग्रीन क्रैकर में वाटर वेपर भी ज़्यादा रिलीज नहीं होता है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर साथ में रिलीज होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल है ना, पानी अगर ऐसे स्प्रे करते हैं तो डस्ट पार्टिकल ज़मीन पे सेटल हो जाएंगे। तो ये एक इनोवेटिव तरीका है पॉल्यूशन कंट्रोल करने का, एयर पॉल्यूशन। और 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर भी है यहाँ पे। WHO की नई गाइडलाइन हमने पढ़ी PM 2.5 और PM 10 का। तो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। इसमें QR कोड भी है। QR कोड से क्या होता है, आप पता लगा लोगे कि ये काउंटरफीट तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो दिस इज़ गुड। तो ये बात है टॉक्सिक मटेरियल इन फायर क्रैकर। इस पे भी सॉल्यूशन निकालने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, सॉल्यूशन फाइंड करें। देन दिस इज टॉक्सिक मटेरियल, पॉलिटिकल। ये मेमेंटोज है। मेमेंटोज जो अभी ओलंपियंस थे उन्होंने अपने लाइक जेवलिन, बैडमिंटन रैकेट एट्सेट्रा प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किए थे। उसका ऑक्शन हो रहा था। उस ऑक्शन का जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे मिशन में लगाया जाएगा, ये बात है। देन फायर क्रैकर्स पे बैन की यहाँ भी डिमांड है। FIR अगेंस्ट ईटरी फॉर फ्लाउटिंग COVID-19 रूल्स, COVID-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सेरोलॉजिकल सर्वे, कॉल ऑफ द मॉस्क। ये जो बात है ना, ये है कि जो हमारी हेरिटेज है, हेरिटेज का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, हेरिटेज को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली फीजिबल भी हो, जैसे अपनी विरासत, अपनी धरोहर टाइप। तो कॉल ऑफ द मॉस्क। देन शोइंग द वे, सी ये क्या है, ये एक म्यूरल है। म्यूरल क्या होता है, ऐसे दीवार पे जो पेंटिंग बनाते हैं जिससे कोई मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, लाइक दैट, तो वो कहलाता है म्यूरल। एक होता है ग्राफिटी। ग्राफिटी क्या होता है आप बताओ। तो म्यूरल एनकरेजिंग एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड एडॉन्स अ वॉल ऑफ ISBT फ्लाईओवर। शिक्षा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। द आर्ट वर्क हैज़ बीन डन अंडर अ प्रोजेक्ट नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन पार्टनरशिप विद दिल्ली स्ट्रीट आर्ट। तो कई बार जैसे ऐसा कोई केस स्टडी आया कि आप जैसे DM हो, आपको कोई सोशल मैसेज बताना है, तो ये भी एक तरीका है। आप म्यूरल पेंटिंग यूज़ कर सकते हो कि जो शहर के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे ऐसे पोस्टर्स, पेंटिंग्स वगैरह लगाओ ताकि लोगों में जागरूकता आए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन वे। Delhi government has power to float new excise policy. Then page number 5, political. This is good news. Antiseptic to make way for bibliosmia. बिब्लियो मतलब बुक्स। तो बुक रीडिंग जो होता है ना, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन टेलिंग कि रीड। NCERT भी जो हमने प्रिपेयर किया वो इसीलिए किया ताकि रीडिंग ये चीज़ जो है ना फर्स्ट हैंड हम समझें। NCERT का हम अगर डिस्टॉर्टेड फॉर्म निकालें या 9th के स्टैंडर्ड में हम 12th की बात करें तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। दैट इज़ वाई सिस्टमेटिकली पहले 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा। और जो किताब में लिखा है ना, NCERT की किताबें ही बहुत एक्सपर्ट्स लिखते हैं। तो जो किताब में लिखा है वो ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट है। गो थ्रू इट क्विकली और रीडिंग एबिलिटीज़ डेवलप करिए। फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, वरना ऐसे आपको कितना भी कुछ आता है, अगर आप उसको एक पैराग्राफ में लिख नहीं पा रहे हो करेक्टली,
इट्स ऑफ नो यूज। ओके, सो रीडिंग राइटिंग एबिलिटी ज़रूरी है। किताबों से दोस्ती करिए। बिब्लियोस्मिया, ये जो वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इनका यूटिलिटी नहीं होता। कहने को सब समझ में आता है बट वो लास्ट नहीं करेगा। अभी आपने एनसीईआरटी पढ़ा होता ना, तो एनसीईआरटी अभी आप तुरंत रिवाइज कर लेते, एक एक चीज़ आपके साथ आंखों से निकलती, तो वो रिवीजन बहुत अच्छा होता। बैंक करना, कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। सो द पॉइंट इज, रीडिंग एबिलिटी बढ़ाना है, राइटिंग एबिलिटी बढ़ाना है, स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ाना है। बिब्लियोफाइल, किताबों से दोस्ती करिए। ये कोलम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी सेटअप की है हॉस्पिटल में, ताकि जो पेशेंट्स और केयर गिवर्स हैं उनको भी अच्छी अच्छी किताबें दिखेंगी और वो पढ़ेंगे, तो विच इज़ गुड। एक कोट है, टुडे इज अ रीडर, टुमारो इज अ लीडर। अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड इज पावर, इज पावर। ओके, तो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल है, रीडिंग शुड नॉट बी प्रेजेंटेड टू चिल्ड्रन एज अ चोर बट ड्यूटी, इट शुड बी ऑफर्ड एज अ गिफ्ट। तो मतलब ये कोई फोर्स ड्यूटी वगैरह ऐसा नहीं है। रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ गिफ्ट। जो चिल्ड्रन का पर्सपेक्टिव है, व्यू पॉइंट्स हैं, इतने अच्छी किताबों से जो सीखने को मिलेगा वो उनका पर्सपेक्टिव चेंज करेगा और एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड होगी। तो इस बात पे सवाल तैयार करिए। अब इसमें हमें क्या लिखना चाहिए, इसमें अब जैसे चिल्ड्रन वर्ड है ना, कई बार एथिक्स में ऐसे कोट्स आते हैं, उसको एलेबोरेट करना है। एलैबोरेट करने का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, GS4 का सिलेबस। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट GS मेंस का सिलेबस का वीडियो। अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं, जैसे चिल्ड्रन है तो आप इसमें लिखो क्या उनमें वैल्यूज़, फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या बनाए उनमें। देन इसके बाद ये ड्यूटी नहीं है, इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट मतलब इससे उनको आगे क्या बेनिफिट होगा। जैसे ऐसा बोलते हैं ना, अगर आप उनको स्पून फीड करोगे तो यू विल फीड देम अ डे, बट अगर उनको कोई चीज़ सिखा दोगे तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो अगर रीडिंग की हैबिट्स उनको डेवलप कर दी तो आने वाले टाइम पे उन्हें हेल्प मिलेगा, अच्छी ह्यूमन वैल्यूज़ सीखेंगे, तो ये हेल्प करेगा सोसाइटी में। कनेक्ट, ट्राई टू कनेक्ट। और जितना भी जो सिलेबस है ना GS4 का, वो इसमें पूरा आप मेंशन करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इससे आपका सवाल कभी भी साइडवेज नहीं जाएगा। एलैबोरेट, ओके। और बीच बीच में कोई एग्जाम्पल भी अपना ऐड करते जाइए। अब दिस इज़ अ स्कीम बिफोर इट्स टाइम। जो डिजिटल हेल्थ मिशन है ये बड़ा ज़रूरी है, बट द पॉइंट इज़, क्या इकोसिस्टम बैकग्राउंड रेडी है। फंडामेंटल्स ऑफ द इकोसिस्टम सही करना ज़रूरी है। आज के जो एडिटोरियल है इसमें बड़े अच्छे से इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, डिजिटल हेल्थ मिशन को। पोर्टेबिलिटी जो ये ऑफर करेगा इम्प्लाइज द पर्सन विल इन थ्योरी नेवर हैव टू हॉल अराउंड देयर रिपोर्ट्स। मतलब 14 डिजिट की एक यूनिक आईडी बन गई, बस आपको यूनिक आईडी बताना है और आपकी सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो इससे पोर्टेबिलिटी कितनी ईजी हो गई। बिफोर दैट ऑल सिटीजन्स हैव टू ऑप्शन ऑफ वॉलेंटरी ऑप्टिंग फॉर अ हेल्थ आईडी। तो वॉलेंटरी 14 डिजिट की हेल्थ आईडी आप ले सकते हो, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर सिटीजन को। और उस पोर्टल में उस आईडी से उस पर्सन का सारा जो मेडिकल हिस्ट्री है वो लिंक्ड होगा, डिटेल होगा, कौन से टेस्ट हुए हैं, कौन सी डिसीजेज है, कौन से डॉक्टर से विजिट किया है, मेडिसिन क्या है, डायग्नोसिस क्या है। और बस ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी जाओ ये रिपोर्ट आपके साथ चलेगी। तो इससे ट्रीटमेंट ईजी हो जाएगा, एक्सपेंसेस कम होंगे। डॉक्टर हु इज एग्जामिनिंग द पेशेंट ज़्यादा इन्फॉर्म्ड एडवाइस दे पाएगा, बिकॉज डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री पता है कि इसको क्या डिसीजेज है, क्या मतलब वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है पेशेंट के लिए। तो डॉक्टर भी बेटर ट्रीटमेंट दे पाएगा। पॉसिबल दैट पेशेंट में नॉट बी कंसिडर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री रेलेवेंट टू शेयर विद द डॉक्टर। कई बार हम नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको हमारी हिस्ट्री नहीं पता होती, समटाइम्स मे फॉरगेट अबाउट देम, कई बार हम भूल जाते हैं। तो द पॉइंट इज, इस हिस्ट्री अगर आपके साथ चलेगी, मेडिकल हिस्ट्री, तो आपका ट्रीटमेंट भी बेटर होगा। दिस आईडी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग पर्सन का बेसिक डिटेल लाइक मोबाइल नंबर, आधार नंबर, किसी भी ऐप कन्वीनियंट से उसको एक्सेस भी कर पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट अगर 1 2 3 4 5 करोड़ जनसंख्या में लगाना है ना तो ईजी है। जैसे न्यूजीलैंड बोलता है हमने 15 दिन में सबको वैक्सीन कर लिया। अरे पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन देखो, तो इंडिया इज ह्यूज। इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी है, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, अलग अलग थॉट प्रोसेस, सबको साथ में चलना, ले चलना वैसे ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो डाइवर्सिटी, इंडिया इज ह्यूज, प्लस इसके लिए फंडिंग भी चाहिए होगी, उसका हमारे हमारे पास वैसे ही क्रंच होता है। हेल्थ में जीडीपी का जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी बहुत अबिस्मली लो है।
इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शॉर्टेज है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इसके कारण चैलेंज आ सकता है इस डिजिटल हेल्थ मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरी बात होगी पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा मतलब प्राइवेसी लॉ, इसको सेफगार्ड कैसे करोगे? डेटा स्टोरेज, बिकॉज किसी की मेडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स ये बड़ा ही पर्सनल और प्राइवेट मैटर होता है, तो उसका प्राइवेसी इंश्योर करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस भी होनी पड़ेगी। एक चीज़ और क्या होगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो अगर इनको पेशेंट का डेटा इन पे लीक हो गया तो वो कई बार पॉलिसीज सेल करने में भी अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगी कि पेशेंट की हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं करेंगी। तो डेटा माइनिंग हो सकता है, अल्गोरिदम ये ऑल्टर करेंगे और स्टार्ट करने लग जाएंगे आपके हेल्थ के डिसीजंस भी। तो इधर स्कीम, देर इज़ नो डाउट इट्स अ वेरी नोबल स्कीम। प्रॉब्लम हमेशा एक ही आता है, एग्जीक्यूशन। और हर अच्छी चीज़ का कुछ लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं और उसका यूज़ की जगह मिसयूज़ होने लग जाता है। तो उस मिसयूज़ को कैसे चेक करें, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा डिजिटल हेल्थ मिशन में। दिस इज चेंज ऑफ गार्ड। प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं जापान के, मिस्टर कशीदा हैं, किशीदा। नीड टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस इन इनइक्वालिटी। तो अभी एक तो पार्लियामेंट इलेक्शन है, वापस अभी इलेक्शन जीतना पड़ेगा। देन कोविड-19 का थ्रेट बना हुआ है, इकोनॉमिक रिकवरी भी करनी है। इंडो पैसिफिक एक नया थिएटर बन गया है, राइवलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी जो मिस्टर किशीदा का अगर हिस्ट्री देखें तो इनकी जो लाइनिंग है, डिसीजन मेकिंग, थॉट प्रोसेस, तो ताइवान के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अ फ्रंटलाइन इन द स्ट्रगल बाय डेमोक्रेसीज अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब चाइना। तो जापान और चाइना के रिलेशंस भी कोई बहुत अच्छे हैं नहीं, तो यहाँ पे भी कन्फ्रंटेशन के चांसेस हैं ओवर दिस ताइवान डेमोक्रेसी। सपोर्टेड बिल्डिंग जापान्स मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ और जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए, तो जापान ने ये सारे वेपन्स वगैरह जो अपनी सिक्योरिटी थी वो आउटसोर्स कर दी थी यूएसए को। बट पिछले कुछ टाइम से जापान अब आर्म्स, वेपन्स, इसमें फिर से इंटरेस्ट दिखाने लग गया है, मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, चेंज ऑफ गार्ड। आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेट अस सी। देन सो दिस इज द एडिटोरियल। ये बाकी अब फंड विदाउट अ केयर फॉर आरटीआई है, इसमें पीएम केयर्स फंड के बारे में है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। स्कॉचिंग रेज ऑफ असमीज इन नेशनलिज्म, अ लेसन फ्रॉम चाइना ऑन गिग वर्कर। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर। स्विगी में आप काम कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो उतना पैसा मिल जाएगा, काम जिस दिन नहीं हुआ उस दिन पैसा खत्म। तो दिस इज गिग इकोनॉमी। ये वर्क बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क मिलता है यहाँ पे, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसर्स वगैरह। और आने वाला जो टाइम है उसमें गिग इकोनॉमी का परसेंटेज बढ़ ही रहा है, गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली स्विगी, बाकी इंडिपेंडेंट कोडर्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस में वो वर्क करते हैं। तो दीज आर गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तो इनकी भी सेफ्टी नेट होना चाहिए। बिकॉज कोविड-19 में हमने देखा, लॉकडाउन लगा, स्विगी और जोमेटो के जो डिलीवरी पर्सनस हैं इनको बड़ा हार्डशिप्स फेस करना पड़ा। तो चाइना में गिग वर्कर्स के राइट्स का एक डिमांड आ रहा है, और ऐसा ही कुछ डिमांड इंडिया में भी थोड़े टाइम पे आना चाहिए। रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है दिस एंटायर गिग इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और अनऑर्गेनाइज्ड में सेफ्टी नेट नहीं होता है। सो वी नीड टू फॉर्मलाइज द वर्क फोर्स। Then this is political, this is about protest, farmer protest, bad banks and bad loans, bad bank and bad loans। बैड लोन को डील करने के लिए बैड बैंक बना। बैड बैंक क्या करेगा, जितने भी बैड लोन्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, सबको अपने अंदर लेगा। गवर्नमेंट इसको बैकिंग भी दे रही है, इंश्योरेंस भी दे रही है, और फिर ये जो बैड एसेट्स हैं उसको सेल करेगा, रिकवर करेगा। और रिकवरी मतलब पैसे उससे जो डूब रहे हैं उसको बचाने की कोशिश करेगा, बैड बैंक। तो सारे बैंक्स अगर अपना बैड लोन बैड बैंक को दे देंगे तो इनकी बुक भी क्लीन हो जाएगी, जो डिफरेंट बैंक्स हैं हमारे। बट प्रॉब्लम क्या इससे सॉल्व हो रही है, हम तो लोन को, खराब लोन को एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में डाल रहे हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है? आने वाले टाइम पे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड इकोनॉमी में डिस्कशन और सवाल आते रहेंगे अभी कुछ टाइम तक। अब जो ये बात है, अगर परसेंटेज देखें तो देखिए, एग्रीकल्चर वाले अपना लोन वापस कर देते हैं, देन पर्सनल लोन है वो भी वापस कर देते हैं। सी, पर्सनल लोन का कितना नीचे है, पर्सनल लोन का परसेंटेज बहुत कम है।
एग्रीकल्चर वाला भी नीचे है, ये भी अपना लोन वापस कर देते हैं। सर्विसेज भी नीचे है, ये भी लोन वापस करते हैं। डिफॉल्टर ये इंडस्ट्री वाले होते हैं। ये ह्यूज ह्यूज पैसा लेते हैं बैंक से, 600 करोड़ 800 करोड़। लाइक बिजनेस ढंग से होता नहीं है और ये फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं तो बैंक का पैसा डूब जाता है। अब डायरेक्टली इंडस्ट्री को भी ब्लेम करना ज़रूरी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी की हालत ही ऐसी है। लॉकडाउन लग गया, प्लस डिमांड नहीं आई, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज फेल होने लग गई। उन्होंने लोन लिया था, लोन वापस नहीं हो रहा, तो ये सब बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इंडस्ट्री का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है एनपीए में। सी लोन्स, पर्सनल लोन्स, एग्रीकल्चर सर्विसेज कम है, तो इंडस्ट्रीज ऑन ऑन द हायर साइड। प्लस रिडक्शन कुछ हुआ है एनपीए में। पहले भी रिकवरी मैकेनिज्म हम लेके आए थे, जैसे बैंक सॉल्वेंसी कोड आया, सारफेसी आया, लोक अदालत हुआ, रिजोल्यूशन, हमने ट्रिब्यूनल्स भी बनाए। बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकला है रिकवरी का, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। बैड बैंक में भी अभी फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट अस सी ये क्या डिलीवर कर पाता है या नहीं। रघुराम राजन साहब तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो एप्रीहेंसिव ज़्यादा है इस बैड बैंक के लिए। आर्मी टू गेट 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर इस करोड़ में। गुड। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इसका काम होता है प्रपोजल्स जो भी हैं, एक्विजिशन है। हम क्योंकि मैन्युफैक्चर तो इतना होता नहीं है हमसे, हम इंपोर्ट ज़्यादा कराते हैं आर्म्ड के इक्विपमेंट्स। तो ऐसा हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको मैन्युफैक्चर करने लग जाता है। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ना, इसका काम ही होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोक्योरमेंट करना। तो अभी हाल ही में डीएसी 2020 आया था, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। इसमें ये बात था कि पूरी प्रोसेस को एक तो स्विफ्ट करो, अकाउंटेबिलिटी करो, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, एफिशिएंट हो, टाइमलाइन। वरना ऐसा होता है 10-10 साल लग जाते हैं कोई भी प्रोक्योरमेंट करने पर। इस बात पे आया था डीएसी 2020। डीएसी को हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, प्रोक्योरमेंट। और ये बात है इन हेलीकॉप्टर्स का। तो दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो गया। नेम इज ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। ओके। डिफेंस में एक चीज़ और है कि हम ना सेल्फ रिलायंट पे फोकस कर रहे हैं, कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, इंडिपेंडेंट बने। ओके। तालिबान अर्ज DGCA टू रिज्यूम अफगान फ्लाइट्स। अभी तालिबान रिकॉग्निशन की डिमांड कर रहा है और इंडिया के साथ फ्लाइट्स भी नॉर्मलाइज ओपन करने की बात है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 24 लाख प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स टू गेट मील्स प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को। सी अभी मिड डे मील स्कीम था। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, बच्चों को स्कूल में गर्म पकाया हुआ अच्छा खाना दिया जाता है, ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनकी पूरी हो पाए, उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिले, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो बॉडी की। तो सेंटर ने रीब्रांड किया है 26 ईयर पुराना नेशनल मिड डे मील स्कीम को, जिसमें हॉट कुक्ड मील दिया जाता था 11.8 करोड़ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को, क्लास 1 to 8 तक। अब क्या है, इसमें प्री वाले जो है ना, उनको भी ले लिया जाएगा। 1 to 8 था, अब अप्रूव कर दिया है पीएम पोषण। पीएम पोषण मतलब रीब्रांड हो गया मिड डे का। पीएम पोषण मतलब पोषण शक्ति निर्माण, पोषण शक्ति निर्माण। तो ये रीब्रांडिंग है। इसको 24 लाख चिल्ड्रन इसमें अब इंक्लूड होंगे, और इसमें छोटे बच्चे भी, बाल विकास, क्लास 1 से पहले वाले भी, प्री प्राइमरी भी, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो दिस इज हेल्पिंग हैंड। एक्सटेंशन ऑफ मिड डे मील होगा प्री प्राइमरी में भी। तो ये बात NEP 2020 ने भी सजेस्ट किया था, तो ये सही चीज़ है। जो फूड है ना, इस बात पे किसी भी टाइप की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो ये ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं। बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर फुल न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड करना, इट्स अ नेसेसिटी। तो NEP ने यही बताया था, बिकॉज अगर बच्चे हेल्दी होते हैं तो पढ़ाई में मन लगता है, हेल्दी नहीं होते तो वो पढ़ नहीं पाते। तो द होल आइडिया इज मेक चिल्ड्रन हेल्दी। देन PM पोषण स्कीम है, 5 ईयर तक चलेगी, 2025-26 तक। इम्प्रूव होगा न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनकरेज करेंगे एजुकेशन लर्निंग। और क्या होता है कि अगर स्कूल में खाना मिल रहा है तो बच्चे को और मोटिवेशन भी मिलेगा, पेरेंट्स को, तो एनरोलमेंट भी बढ़ जाता है सरकारी स्कूलों में। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो दैट इज़ वाई दिस प्रोग्राम इज़ अ गुड प्रोग्राम, कि अब इसमें प्री प्राइमरी भी इंक्लूड होगा और अगले 5 साल तक यहाँ पे है। अब यहाँ ज़रूरी ये भी है कि क्वालिटी मेंटेन करें, फूड में किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जो बच्चों को दिया जाता है। देन दिस इज़ अबाउट GST और पॉलिटिकल
हाई लेवल ऑफ सी हाई लेवल्स ऑफ maternal child undernourishment न्यूट्रिशन कंटिन्यू टू प्लेग इंडिया। हमारे यहाँ बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो मदर है वो भी कमज़ोर होती है, उसको भी प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो अगर मदर वीक है तो बच्चा भी वीक होगा। तो मटर्नल केयर करना भी ज़रूरी है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइट एंड रिस्क है, माल न्यूट्रिशन है, हमारे यहाँ खाना प्रॉपर नहीं है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। तो ये यूनिसेफ इंडिया ने हाईलाइट किया है। तो जो न्यूट्रिशन है ना, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी विजिट कर रहे हैं कोलंबो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सी नेवी टू नेवी टॉक्स। ऑस्ट्रेलिया इन जनरल इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, इंडिया का अच्छा फ्रेंड है। अभी ऑकस जो हुआ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन भी मिल रही है। तो इंडिया ने इसको इस तरीके से लिया है कि जो ऑकस है और जो न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया है, ये इनफैक्ट क्वाड का हेल्प ही करेगा इंडियन ओशन में। इट इज़ गोइंग टू हेल्प, डेमोक्रेसी है, सो वी आर लुकिंग विद अ पॉजिटिव दिस नोशन टूवर्ड्स दिस ऑस्ट्रेलिया। तो रिलेशनशिप ठीक है, अभी क्वाड में भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है नेवी के इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के। लेट अस सी। देन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ईसीजीसी लिस्टिंग 6000 करोड़ की फॉर एक्सपोर्ट कवर। एक्सपोर्ट ना सबसे अच्छा होता है, बिकॉज एक्सपोर्ट होता है तो डॉलर आते हैं। तो हर कंट्री ना एक्सपोर्ट ड्रिवन बनने की कोशिश कर रही है। चाइना ऑलरेडी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। इंडिया में भी पिछले कुछ टाइम से हम एक्सपोर्ट पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। वैसे पहले भी हमने इस पे काफ़ी ट्राई किया था एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने के लिए, जैसे सेज बनाया हमने। अभी जो है ना, उसमें एक्सपोर्ट अगर करोगे तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है ये। तो मतलब एक्सपोर्ट करो, जो चीज़ें इंडिया में बनाओ और बाहर एक्सपोर्ट करो, चाहे वो मर्चेंडाइज हो या सर्विसेज हो। इससे क्या होगा, डॉलर आएगा, विच इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। तो एक्सपोर्ट के लिए फुल थ्रॉटल गवर्नमेंट वर्क कर रही है। देन गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, मार्च तक हो गया है। H1B वीज़ा होता है जो टैलेंटेड या फिर जो टेक्निकल वर्कर्स हैं, स्पेशली इंडिया के जो आईटी वर्कर्स हैं, ये यूएस में जाते हैं H1B वीज़ा और वर्क करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि H1B वीज़ा से इंडियंस आ जाते हैं और यूएसए के लोगों की नौकरी खा जाते हैं। वो करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये जो वर्कर्स आते हैं, इंडियंस जैसे वहाँ जाते हैं, वो बहुत कंट्रीब्यूट भी करते हैं उनकी इकोनॉमी में। तो दे इनफैक्ट हेल्प इन डेवलपिंग मोर एंड मोर दीज जॉब्स। सो H1B वीज़ा इज़ गुड। और प्लस टैलेंट का हमेशा वैल्यू होता है। अगर टैलेंटेड लोग आपकी कंट्री में आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग आपके एक सर्कल में हैं, तो ऑब्वियसली आपकी भी ग्रोथ होगी उससे। सो H1B वीज़ा कंटिन्यू रहेगा ग्लोबली। NCLT allows this withdraw plea। दिस किशिदा नेक्स्ट जापान प्राइम मिनिस्टर हैं आफ्टर विनिंग रूलिंग पार्टी पोल। ओके, न्यू प्रीमियर है, अब पार्लियामेंट में अक्टूबर 4 को होगा। लेट अस सी। देन तालिबान यूएस टू स्टॉप यूजिंग ड्रोन्स बोल रहा है। ट्यूनीशिया की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर आप बने हैं, प्रेसिडेंट साइद। आस्क हर टू फॉर्म गवर्नमेंट। नेम इज नजला बाउडन। नजला बाउडन ट्यूनीशिया की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर। ओके। देन ये जो रिवॉल्यूशन हमने देखा ना, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन वगैरह, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था, टेल। देन दिस इज अबाउट टेस्ट मैच, विमेन टेस्ट मैच, एंड दिस इज द हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस क्विकली देखते हैं, सेम चीज़ है यहाँ पे भी। पीएम पोषण, प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंक्लूड करो, खाना प्रोवाइड करो, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। स्ट्रॉन्ग किड्स रहेंगे ना, स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन रहेंगे, तो वो एजुकेशन में भी अच्छा करेंगे। तो द पॉइंट इज दिस, बचपन से ही उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। देन दिस इज ब्रूटल सेकेंड वेव। सी वैक्सीनेशन वर्क करती है, सो गो गेट वैक्सीनेटेड, हेजिटेंसी नहीं रखना है। देन दिस इज अबाउट सिटी। सी अब इसका क्या किया जाए, जैसे दिल्ली पॉल्यूशन ने, कोर्ट ने बैन लगाने का ऑर्डर कहा सेल का, तो लोग एक दिन पहले ही सब पहुंच गए और मास स्केल में लास्ट मिनट में इन्होंने फटाके खरीदे। तो यही चीज़ होता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट है। आप दिल्ली में बैन कर दो फटाके, बट गुड़गांव इधर से कहीं ना कहीं से फटाके आ ही जाएंगे। सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसका ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाए फटाकों का, और दूसरा लोगों में भी एक थोड़ा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। देन फेसलेस सर्विस होगा, लर्नर लाइसेंस। अब ये बटरफ्लाई हैबिटेट बना था दिल्ली में, बट यहाँ पे सबने वेस्ट डंप करने लग गए और डॉग का शेल्टर्स हो गया।
इवन लॉ कान टेक अवे पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट होते ही आर्टिकल 129 है। कंटेम्प्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, कंटेम्प्ट। ओके, सो दिस इज कंटेम्प्ट। देन दिस इज पंचायत पोल्स हैं बिहार में। एग्रीकल्चर में इंडिया की ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, पीपल एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। तो यहाँ टेक्नोलॉजी लाए, सस्टेनेबिलिटी लाए, फार्म सेक्टर को बेटर करे, एनरिचिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। देन दिस इज नेक्स्ट वन, और दिस इज DGCA को लेटर लिखा है, फ्लाइट्स रिज्यूम करें तालिबान से, अफगानिस्तान से। देन दिस इज पॉलिटिकल, नो मोर पडलिंग द रूरल डेट ट्रैप। सी, ये डेट ट्रैप होता क्या है? जैसे प्रेमचंद के आप अगर देखो ना किताबें, बुक्स वगैरह, उसमें क्या होता है कि एक पर्सन ए है, उसको बहुत सारा खर्चा करना है, कुछ भी खर्चा हो सकता है, शादी करना है लाइक दैट, बच्चों की एटसेट्रा। तो वो बहुत ज़्यादा लोन लेता है। फिर लोन एक बार लेता है ना, वो लोन मतलब दिस उधार, फिर उस पे लगता है चक्रवर्ती, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और उसकी पूरी ज़िंदगी, प्रॉपर्टी वगैरह सब उस इंटरेस्ट को पे करने में खप जाती है। तो वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर लोन लेना है, पहली दफ़े तो लोन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स के लिए नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जैसे मैरिजेस वगैरह में अननेसेसरी पोम्पोसिटी एटसेट्रा, इट्स अ वेस्टेज, अकॉर्डिंग टू जैसा उस नॉवेल्स वगैरह में जो थीम रहती है उसके कॉन्टेक्स्ट में। सेकेंड चीज़ ये है, जो गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो डेट ट्रैप है, इससे कैसे बचाया जाए। अब लोगों का, उनका प्रेफरेंस है, उनको किस चीज़ के लिए लोन लेना है, कैसे खर्च करना है, ये इंडिविजुअल डिसीजन है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। बट गवर्नमेंट का रोल ये है कि अगर उनको लोन लेना है, नो मैटर व्हाट द रीज़न इज़, गवर्नमेंट लोन उनको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में प्रोवाइड कराए, ताकि उसमें फ्रॉड्स नहीं हो और वो लोन के ट्रैप में नहीं फंस जाए। तो इसीलिए जो जैम ट्रिनिटी है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, जनधन आधार मोबाइल, कि आपको लोन लेना है, आप सरकारी बैंक में जाओ, वहाँ पे बकायदा क्लियर कट मिलेगा, 6%, 7%, 8%, वहाँ से लोन लो, ताकि फ्रॉड्स नहीं होंगे आपके पास। दिस इज एडीज रिपोर्ट है, लास्ट मंथ रिवील किया। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका अभी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है क्रेडिट मार्केट में, स्पेशली गांवों में। लोन लेना है तो मतलब बैंक के पास नहीं जा रहे हैं, ये दूसरे जो लोकल मनी लेंडर है उनके पास जा रहे हैं। तो रेट भी ज़्यादा होती है और एट टाइम्स इनके साथ इनजस्टिस भी होता है। तो द पॉइंट इज गवर्नमेंट हैज़ टू फिल दिस गैप। डेटा इंडिकेट करता है बेटर ऑफ हाउस होल्ड, ग्रेटर एक्सेस हो, फॉर्मलाइज करें क्रेडिट सेक्टर को। तो ये एक ज़रूरी है, इट इज़ अ नेसेसिटी रूरल डेट ट्रैप से बचाने के लिए। अगेंस्ट रूल ऑफ गेम है, फाइंडिंग फ्रीडम फ्रॉम हेट, हेट इज़ नॉट राइट। पोस्ट मर्कल जर्मनी क्या होगा? OFB डिसमेंटल हो गया है। OFB कल ही हमने देखा था, रिजोल्यूशन पास हो गया। 220 साल पुराना ऑर्डिनेंस मतलब आयुध, फैक्ट्री बोर्ड डिसॉल्व होगा 1 अक्टूबर को, और ये कॉर्पोरेटाइज हो जाएगी पूरी OFBs, 41 OFBs, 7 PSUs में। लेट अस सी। ये ऑर्बिटिंग 3 स्टार कर रहा है प्लैनेट। और बिजनेस कार्टेल क्या होता है? जैसे बिजनेस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, तो इधर भी एक ग्रुपिंग हो जाता है, ये आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते, जो एक प्रोडक्ट बना रहा है वो दूसरे में कंज्यूम हो रहा है, तो एक कार्टेल बन गया है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पसंद नहीं है। US मिलिट्री ऑफिशियल ने बोला हेस्टी अफगान विड्रॉवल हुआ, ये पूरी पॉलिसी बॉच्ड थी। जापान एक्स डिप्लोमेट किशिदा नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। देन मार्च फॉर अबॉर्शन राइट्स है, राइट टू लाइफ है, लाइफ सेव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी जैसे कई बार होता है, अगर अबॉर्शन राइट्स नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तो मैनी अ टाइम्स वी इवन एंड अप कि मदर का लाइफ भी चला जाता है। तो ज़रूरी होना चाहिए कि यहाँ पे राइट मिले लोगों को, गवर्नमेंट का ऐसा डिक्टेट नहीं हो। चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्लान्स है, मोमेंटम डेट माउंट, ये फेल हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड प्लान्स चाइना का, इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा। यूके आर्मी टू स्टार्ट ड्राइविंग टैंकर्स, यूके में शॉर्टेज चल रहा है फ्यूल का। इजिप्ट कायरो हिस्टोरिक। हाउसिंग सेल्स जंप ओवर 2-fold। DGCA का ड्रग टेस्ट रूल है, अब इनको भी टेस्ट किया जाएगा, जो फ्लाइट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह हैं उनको भी चेक किया जाएगा। देन दिस इज US ट्रेड डील पेमेंट गेटवे, सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस कम टू द मैप। ये जो मैप है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर से वन लाइनर आते हैं, जैसे एक बार पश्मीना पूछ लिया कहाँ मिलती है, तो दिस इज पश्मीना।
ये फुलकरी हो गया, ये फैब्रिक है, वीविंग। पश्मीना शॉल्स होती है। पश्मीना क्या है, गोट है या शीप है, आंसर पश्मीना। फुलकरी है, ये पंजाब में है। कुल्लू, कुल्लू मनाली हो गया। ये क्या है, पंचचुली वीव है, ये उत्तराखंड में हो गया। फिर ये चिकनकारी कहाँ की है, यूपी की। भागलपुर बिहार। लेपचा सिक्किम। मूगा सिल्क है, असम। अपतनी अरुणाचल। नागा की शॉल बड़ी फेमस है। दिस इज फनेक, पुआंस, पचरा, एरी सिल्क। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट की हो गई। जामदनी क्विज में देखा था हमने। फिर ये कुचाई सिल्क है, संबलपुरी साड़ी है। दिस इज चंदेरी, कोसा। पोचमपल्ली प्रीलिम्स का सवाल है। कलमकारी भी प्रीलिम्स का सवाल है कि किस एरिया में किस राज्य से बिलोंग करती है। तो यूजुअली आप समझ जाओगे कि ये साउथ की है या फिर वेस्ट की है या ईस्ट की है, नॉर्थ की है, लाइक दैट। तो ये पोचमपल्ली इक्कत है। कलमकारी है, ये कांजीवरम सिल्क है, सी तमिलनाडु। फिर कसावू केरला। मैसूर सिल्क तो वर्ल्ड फेमस है। दिस इज कुंबी। ये पैथनी है, पैथनी। अब ये एरिया कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। फिर ये बंधनी है, गुजरात राजस्थान में। शीशा, ये पंजाबीव है, दिस यहाँ हरियाणा पंजाब। फुलकरी। तो ये जो नाम है ना, इसको 2-3 बार आप पढ़ो तो एक रफ आइडिया तो हो ही जाएगा कि ये किस एरिया की है। तो एलिमिनेशन ईजी होगा और सवाल बन जाएंगे। फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया। सी सेट है, बड़ा आसान था ये एपी है। 10, 15, 20, 25। एपी मतलब पहला टर्म उसके पहले वाला टर्म, दोनों का डिफरेंस 5। 20, 15 5, 25, 20 5, ऐसे करके बढ़ रहा है। ये आखिरी है, ये पहला है। तो अब हर एक को बैठ के गिनती नहीं करनी है, फॉर्मूला होता है। पहला टर्म 10 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 5 है, लास्ट नंबर 95 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम कर लिए n। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 95। 95 पहले ही दिया हुआ है तो इससे n आ जाएगा 18। अब सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। पुट l इज दिस, n a इज दिस, n इज दिस, यू विल गेट 945। ओके, हमें 3 डिजिट नंबर निकालना था, इसको इससे डिवाइड करके। तो दोनों का जैसे हमने देखा तो डिफरेंस क्या आया, दिस माइनस दिस इज 1397। तो ये डिविजिबल बाय n होना चाहिए। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 11 इंटू 127 हो गया। ये तो 3 डिजिट है नहीं, तो 3 डिजिट नंबर यही है 127। अब इसका सम कर दो, 1 + 2 + 7 दैट इज 10, आंसर। नंबर y है तो y को हमने ऐसे लिख लिया 296 एक क्यू मल्टीपल और उसमें 75 रिमाइंडर है। अब हमें कुछ ना कुछ ऐसे करके इसे बनाना है कि +1 आखिरी में आ जाए, समथिंग लाइक दैट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 37 और समथिंग रिमेन बचे। तो ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन q का कोई भी वैल्यू होगा वो 37 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट है और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो 37 से नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ q दिस विल गेट मल्टीप्लाइड। और आखिर में 1 बचेगा तो ये रिमाइंडर रहेगा, तो +1 इज द रिमाइंडर। ओके, इस वाले सवाल में जैसे 37 दिया है ना, तो 37 का मल्टीपल फाइंड करने की कोशिश करिए, फिर जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। सो ये सी सेट सॉल्यूशंस हो गए। अब सवाल है, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज सी सेट ना प्रैक्टिस से ही आता है। सी सेट ना थ्योरी पढ़ने से वगैरह से नहीं, सवाल जब तक खुद से नहीं लगाते ना क्लियर नहीं होता। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले 8 महीने से हम रोज सी सेट पढ़ रहे हैं, कुछ 3-4 सवाल अगर डेली आपने थोड़ा थोड़ा इनपुट डाला होता, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन किया होता ना, अभी बहुत अच्छी पोजीशन में और आपने किया है। सो बी कॉन्फिडेंट, पेपर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज 20% इंक्रीज। डिस्ट्रिक्ट में 64,000 इनहेबिटेंट है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई इस रेट से। देन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट एट द 3 ईयर। पॉपुलेशन ही क्या कंपाउंड इंटरेस्ट से लाइक इंक्रीज होगी, लाइक दैट थिंक। Then difference of two number 20% of the larger number है. If the smaller number is 20 then the larger number is what? Okay. So these are 3 questions for today. ये C set है। फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया देखा, रूरल डेट ट्रैप से हमें बचाना है। देन प्रिपेयर अ नोट ऑन पोषण अभियान, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये सेकंड सवाल था, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब आप कॉपीज देखो, जैसे टॉपर्स वगैरह भी अपनी कॉपीज दिखा रहे हैं। इनकी कॉपी देखिए कितना सिस्टमेटिक लिखते हैं, ये बीच में ऐसा कटपिट नहीं करते हैं, साफ साफ लिखते हैं। तो ये हैबिट भी डेवलप करिए, जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए। ये कोई टाइपिंग तो करना नहीं है, वहाँ पे इन दी एंड आपको लिखना ही है। जब तक राइटिंग ठीक नहीं होगी ना, मेंस में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। सो वर्क ऑन योर राइटिंग, राइट समथिंग एवरी डे, राइट इट। देन दिस इज अबाउट रीडिंग शुड नॉट बी प्रेजेंटेड, थिंक। सिलेबस से कनेक्ट करिए और एक बार सिलेबस वीडियो भी देखिए। सो दिस इज 30th of September, 30 days 30 briefs.
So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.